हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। टारगेट एग्जाम ओनली पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए हैं। क्या लाए हैं? प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। इससे आप सभी परिचित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो प्रशिक्षु बैच है ये हमारा। तो आपको पता ही है, ये आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी फीस नहीं ली जा रही, ठीक है। सारी क्लासेस, सारी पीडीएफ वगैरह, सारे नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए टारगेट एग्जाम ओनली से, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर ला सके और जो है ये अच्छे से अपने डीएलएड को पास कर सके, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है हमारा टाइम टेबल क्या है और कौन कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चा जो नया जुड़ा है उनके लिए मैं बता रही हूँ। हम जो है हिंदी देख लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं, बाल विकास पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, ईडीओ सेकंड कर रहे हैं और पेपर सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। ईडीओ 2 पेपर सेकंड हम कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हिंदी भी मैंने ही आपको पढ़ाई थी और बाल विकास पेपर फर्स्ट भी मैंने ही आपको पढ़ाया, और मैं ही आपको पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। इसके बाद अगली टीचर हैं, वो है अंजलि मैम है। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ा रही हैं और कंप्यूटर पढ़ा रही हैं। तो संस्कृत की टाइमिंग होती है 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग होती है 3 बजे की, ठीक है। इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे, रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। रंजीत सर मैथ्स आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके डीएलएड में आना है उसके हिसाब से। सारे टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आपको भी हमारे साथ वैसे ही मेहनत करनी है, तभी आप अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर ला सकते हैं और आप अपने जो बच्चों की बैक आ जाती है आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पर आपको पता है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। और विषय क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और प्रश्न पत्र संख्या प्रश्न पत्र ये हमारा कौन सा है? द्वितीय प्रश्न पत्र है। और अंक कितने निर्धारित किए गए हैं इसमें? आपके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 50 अंक, ठीक है। कितने अंक? 50 अंक निर्धारित किए गए हैं इसमें। आप इसको ईडीओ 2 भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ईडीओ 2 भी आप इसको कहते हैं, सही है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएं, और क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं शिक्षण की नवीन विधाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षण की नवीन विधाएं कर रहे हैं, जिसको हम उपागम भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यू मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं इसमें। ये हमारी इसकी 4th क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम की अवधारणा, तो कौन कौन तो पहले इसमें है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, सेकंड इसमें है क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, थर्ड इसमें था रुचिपूर्ण आनंदमयी शिक्षण और सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से कर चुके हैं? इसमें हम ये सारे कर चुके हैं, ठीक है। दक्षता तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारे हमारे हो गए हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। क्या करेंगे? आज हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण करेंगे और बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम आज जानेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में आप मेरे जो है बाल केंद्रित शिक्षा मैंने कराया एक क्लास में, और एक क्लास में क्रिया और गतिविधि आधारित शिक्षण कराया था, और उसके बाद कराया था रुचिपूर्ण आनंदमयी शिक्षण कराया था, फिर सहभागी शिक्षण, फिर दक्षता आधारित शिक्षण, ये दोनों एक साथ कराए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने बाकी सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है, और सारे जो आने वाले हैं वो भी आपको बताया, इनका उद्देश्य अर्थ अच्छे से हमने जाना था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण, देखेंगे क्या है ये, ठीक है। क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो इसको हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसका अर्थ जानेंगे पहले।
उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं? रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो शिक्षा जगत में उपचारात्मक शब्द कहाँ से? चिकित्सा शास्त्र से लाया गया है, जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक विधि प्रकार के परीक्षणों के आधार पर रोगी के रोग तथा रोग के कारण का पता लगाता है, उसकी सुनिश्चित चिकित्सा क्या करता है? चिकित्सा करता है। उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रविधियों, परीक्षण, निरीक्षण, वार्तालाप के आधार पर शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और फिर क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनकी कठिनाई त्रुटियों को दूर करके उनके सीखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा उन्हें सामान्य बालकों के स्तर पर लाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उन तक लाने का प्रयास करते हैं। ये क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। सही है, आगे चलते हैं, आगे जानेंगे। और देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की कमियों, दुर्बलताओं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? छात्रों की कमियों को, उनकी दुर्बलताओं को और अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। उनकी दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे उनकी विशिष्ट कठिनाइयों, दुर्बलताओं, बुरी आदतों एवं नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करके सीखने से दूषित प्रभावों को नष्ट किया जाता है और गलत ढंग से सीखी गई बातों को सुधारा जाता है। जो बच्चा जो है गलत ढंग से चीज़ों को सीखता है उसको सुधार कर उसको सही किया जाता है। इसके विकासात्मक रूप द्वारा छात्रों की सीखी गई क्षमता, कुशलता को और उत्कृष्टता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है उपचारात्मक शिक्षण का। ठीक है, कि जो बच्चा जो है जो गलत तरीके से ज्ञान को प्राप्त किए होता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, अशुद्धियाँ बहुत सारी होती हैं, उसको सही करते हैं, उसी के लिए क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा आती हैं आपके पेपर में, तो इनकी परिभाषाएं जानेंगे। तो पहली इसमें परिभाषा दी है, वो दी है योगम व सिम्पसन के अनुसार। योगम एवं सिम्पसन के अनुसार तो उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्रों को उनकी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ठीक है, क्या करता है? उपचारात्मक शिक्षण उन विधियों को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्रों को उनकी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ठीक है, समझ गए होंगे। अगली डेफिनेशन जो दी है वो दी है ब्लेयर के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? ब्लेयर के अनुसार। तो देखेंगे क्या कहा है इन्होंने कहा है उपचारात्मक शिक्षण एक का प्रमुख कार्य क्या है? दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना उसका मुख्य लक्ष्य है। इन दोषों के कारणों को खोजना और कमजोरियों का क्या करना? निवारण करना, कमजोरियों का निवारण करना। ठीक है, अगली डेफिनेशन जो दी है वो दी है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। तो इन्होंने कहा है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार कहा गया उपचारात्मक शिक्षण को कि उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न सामान्य योग्यताओं के कारण नहीं है, अशांत अर्थात पूर्णता दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। क्या है? उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। सही है, तो समझ गए होंगे तीनों डेफिनेशन आप। तो डेफिनेशन आती हैं तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ बताइए और उसका महत्व बताइए, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको अगर उसमें परिभाषा नहीं पूछी तो नहीं लिखना। अगर आपको क्वेश्चन में आया है लघु क्वेश्चन में, लघु में लिखना है। ठीक है, आप अति में लिखकर टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अगर उसमें आता है कि उपचारात्मक शिक्षण की एक परिभाषा दीजिए, तब आप इसमें से परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
आगे देखेंगे। इसके बाद यह है कि उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण क्या है, निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है। उपचारात्मक शिक्षण कब आता है, निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है। क्योंकि नैदानिक परीक्षणों के द्वारा ही पहले छात्र की त्रुटियों, कठिनाइयों, अधिगम दोषों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। पहले हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे, मतलब पहले ये पता लगाएंगे कि बच्चे में त्रुटि क्या है, उसकी कठिनाइयाँ क्या आ रही हैं, उसके अधिगम में क्या दोष है। ठीक है, तो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे या निदानात्मक शिक्षण भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में करेंगे उपचारात्मक शिक्षण। जब हमें डॉक्टर दवाई देता है तो हम मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो डॉक्टर आपको दवाई तभी तो देगा जब आपका परीक्षण कर लेगा। ठीक है, जब जान लेगा कि आपको बीमारी कौन सी है, उसके बाद ही तो आपका उपचार करेगा। तो इसी तरीके से ये शिक्षण भी होता है। ठीक है, पहले आपका निदानात्मक शिक्षण होगा, उसके बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, कभी कभी इसमें अंतर भी आ जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, कि इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो क्या है इसका जानेंगे। तो शिक्षा प्रक्रिया में उपचारात्मक शिक्षण का महत्व निम्नलिखित कारण है। इसके कौन कौन से निम्न कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं। पहला इसमें दिया है छात्र की विषय प्रकरण संबंधित विशिष्ट कठिनाइयों दुर्बलता का पता लगाना। कौन सी विशिष्ट कठिनाइयों और दुर्बलता का पता लगाना। सेकंड इसमें दिया है छात्रों की सामान्य व विशिष्ट कठिनाइयों का क्या करना, निवारण करना। ठीक है, निवारण हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण से। थर्ड इसमें दिया है बालकों की क्षमताओं को उचित दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, बच्चों की जो क्षमता है, अगर आपको पता चल जाएगा कि वो, अगर उसके अंदर क्षमता तो बहुत सारी है लेकिन वो गलत तरीके से चीज़ों को सीखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, उसकी जो क्षमता है उसको एक अच्छी दिशा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये उपचारात्मक शिक्षण का महत्व होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो फोर्थ इसमें दिया है शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण, प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। कैसा, रोचक, उद्देश्यपूर्ण, प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। और क्या है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। कैसा होता है, छात्र में जो व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास होता है और आत्मविश्वास में भी क्या होती है, जागृत होता है उसका। बालों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निवारण होता है, उसकी व्यक्तित्व संबंधी समस्या को क्या होगा, निवारण होगा। इसमें दिया है शिक्षक की प्रवृत्ति में कैसा परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है। ठीक है, 8 में दिया है छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव होता है। जो बच्चा है, जब पहले उसकी त्रुटियाँ सुधार दी जाएंगी तो भविष्य में गलतियां नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है या महत्व होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। आप यहाँ पर इसका मैथ समझ गए होंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जो है उपचारात्मक शिक्षण आप क्लास में कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है कि छात्रों की कठिनाइयों की प्रकृति जो है भली भांति समझना। पहले उसमें क्या कठिनाई आ रही है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद ही क्या करेंगे, समान और विशिष्ट तरीके से उसको पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। सेकंड इसमें है कि बच्चों की रुचि स्तर, आवश्यकता केंद्रों। यहाँ पर बच्चों की जो रुचि है और स्तर है उनका, आवश्यकता है, उसको हमें केंद्र बनाना। ठीक है, फिर थर्ड इसमें यह शिक्षण सूत्रों व शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण कराना चाहिए। जो शिक्षण सूत्र मैंने आपको बताए थे और शिक्षण के सिद्धांत भी बताए थे, उनके आधार पर क्या है, हमें शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य द्वारा शिक्षण सूत्रों व शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा करना चाहिए। ठीक है, तो गृह कार्य भी हमें देना चाहिए और क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट कार्य भी बच्चे को देना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए हमें ये बातों का क्या है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए आप सावधानी बरतनी चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद अब हम जानेंगे उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियाँ। क्या है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियाँ, तो ये आपको आ जाती हैं। तो देखेंगे कौन कौन से हैं इसमें।
तो इसमें दिया है छात्रों की त्रुटियों की जानकारी होने पर उन्हें दूर करने हेतु शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक कैसे होते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। छात्रों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, मानसिक स्तर और कठिनाइयों के अनुसार करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिनको ज़्यादा कठिनाई हो रही है उनको अलग रख लेंगे और जिनको थोड़ी बहुत कम कठिनाइयाँ हो रही हैं उनको हम अलग समूह में रख लेंगे। ठीक है, उनके स्तर के अनुसार अभ्यास कार्य या अन्य क्रियाकलाप कराए जाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम जो है उसको बांटकर बच्चों को बांटकर जो है उनके मानसिक जो कठिनाइयाँ हैं उसके अनुसार बांटकर उनको क्या करेंगे, उनमें जो है जो विधियों का यूज करेंगे। अब कौन कौन सी विधियों का यूज करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर पहली इसमें दी है व्यक्तिगत शिक्षण। क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण विधि का यूज कर सकते हैं। सामूहिक शिक्षण विधि, छोटे व बड़े समूह में बांट सकते हैं बच्चों को। ठीक है, थर्ड इसमें है साधारण अभ्यासकार, लिखित और मौखिक दे सकते हैं, ये क्या है, विधियाँ हैं। फोर्थ इसमें विशिष्ट अभ्यासकार, क्या दे सकते हैं, विशिष्ट अभ्यासकार दे सकते हैं। समूह चर्चा करा सकते हैं, वाद विवाद करा सकते हैं। सेवंथ इसमें है गोष्ठियों या खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। और फिर अगला क्या है, इसमें दिया है प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दे सकते हैं, पुनरावृत्ति व गृह कार्य दे सकते हैं। 10 नंबर इसमें है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें। तो यहाँ पर हम शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग करेंगे। 11 नंबर दिया है कार्य पुस्तिका का प्रयोग। यहाँ पर हम जो है कार्य पुस्तिका का भी प्रयोग कराएंगे। ये क्या है, ये विधियाँ होती हैं। ठीक है, और सहभागी अध्ययन समूह, क्या करेंगे, सहभागी अध्ययन समूह करेंगे। ये क्या होते हैं, ये उपचारात्मक शिक्षण की क्या होती हैं, विधियाँ होती हैं, जिन विधियों के द्वारा हम बच्चों को जो है उपचारात्मक शिक्षण करा सकते हैं। सही है, तो समझ गए होंगे अच्छे से आप। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, देखेंगे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, इसका समुचित प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर करके बच्चों के सीखने की क्षमता में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है तथा उनकी क्षमताओं में क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो है सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता तो आप करके आएंगे, ये मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो भी इम्पोर्टेंट था उपचारात्मक शिक्षण से रिलेटिव। सही है, अब हम अगले शिक्षण की तरफ चलेंगे अपने। अगला हमारा शिक्षण कौन सा होगा, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा उपागम होगा शिक्षण का। तो अगला हमारा होगा बहुस्तरीय शिक्षण। क्या है, बहुस्तरीय शिक्षण। ये दोनों अलग अलग हैं, आप इनको सेम ना समझे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुकक्षा, इन दोनों के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो पहला इसमें है बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, तो पहले इन दोनों को देखेंगे कि है क्या ये। तो वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालय में जो छात्र संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका अनुपात में शिक्षकों की संख्या अभी भी बहुत कम है। ठीक है, क्या हो रहा है, बच्चों का जनसंख्या वृद्धि के कारण बच्चों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है। ठीक है, उनके नामांकन में भी वृद्धि होती है, लेकिन शिक्षक हैं उनकी स्थिति में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। आप देख ही रहे होंगे कि सरकार जो है टीचिंग वैकेंसी नहीं निकाल रही है। ऐसे में क्या हो रहा है, एक ही शिक्षक क्या है बहुत ही बड़ी बड़ी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। 4, 5, 6, 7 किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि किसी प्राइमरी स्कूल में ऐसा होता है कि स्कूल में केवल एक ही टीचर है और वो एक ही टीचर जो है फर्स्ट क्लास को भी पढ़ाएगा, सेकंड को भी और थर्ड को भी और फोर्थ फिफ्थ को भी, मतलब सारी क्लासेस को वो एक साथ बैठ के पढ़ाता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी जो बताया है, जहाँ पर एक अध्यापक कक्षा है और जो है 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक ही अध्यापक है जो क्या है
1 से 5 तक के सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। और आगे दिया है प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापक की नियुक्ति एक क्या है, जटिल समस्या बन गई है, ठीक है। इसके साथ ही एक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता, उपलब्धि, रुचि आदि और मानसिक परिपक्वता, ठीक है, एक अलग से एक समस्या उत्पन्न करती है, ठीक है। अपनी मानसिक योग्यता, अभिरुचि, विकास क्रम की विशिष्टता के कारण एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के अधिगम का स्तर भी भिन्न होता है, ठीक है। आपको पता ही है, जब हर क्लास में बच्चे अलग अलग योग्यता के अनुसार होते हैं, अगर उनको एक ही क्लास में कंबाइंड करके पढ़ाया जाएगा तो कितनी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इस समस्या के समाधान हेतु ऐसी शिक्षण युक्तियों और तकनीकें अपनाई होंगी जिनके द्वारा एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो समझ गए होंगे कि बहुकक्षा बहुस्तरीय कक्षा आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किससे रिलेटिव है, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, बहुकक्षा शिक्षण का अर्थ जानेंगे। क्या जानेंगे? बहुकक्षा शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सही है। तो इसमें दिया है विद्यालय में कक्षों के अभाव में 2 या 2 से अधिक, क्या है, 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए बहुकक्षा शिक्षण, क्या है, इसी कमी को दूर करने के लिए बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था अपनाई जाती है। बहुकक्षा शिक्षण का आशय क्या है? भावी प्रबंधन विधियों को अपनाकर व्यवस्था शिक्षण से है, ठीक है। क्या है? प्रभावी प्रबंधन विधियों को अपनाकर व्यवस्थित शिक्षण से है। बहुकक्षा शिक्षण का सीधा अर्थ क्या है? एक शिक्षक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, ठीक है। जैसे एक स्कूल है 1 से 5 तक का, लेकिन वहाँ पे एक ही टीचर है और वो क्या है, सभी को एक साथ पढ़ा रहा है, यही क्या होगा, बहुकक्षा शिक्षण होगा, ठीक है। एक से अधिक क्लासेस को एक साथ में पढ़ाना। इसमें शिक्षक एक से अधिक कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठकर शिक्षण कराता है। इस शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक को श्रम शक्ति, सूझबूझ और समय का अधिक उपयोग करना होता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही जो टीचर हैं उनको श्रम करना पड़ता है और बहुत ही अपने सूझबूझ का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में। आगे जानेंगे, बहुकक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षक को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, संदर्शिकाओं, समय विभाजन चक्र और जो है विषय नायक, मॉनिटर, बैठक व्यवस्था, बच्चों के विषयवार समूह को सही रूप से संचालित करना होता है। इसमें शिक्षक को एक से अधिक बच्चों को एक साथ बैठकर जो है शिक्षण कार्य कराना होता है, क्या है, एक साथ बैठ के कराना होता है, शिक्षण कार्य कराना होता है। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें सामूहिक कार्य दिया जाता है। बच्चों को जो है फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनको एक समूह में बांट दिया जाता है और जो सेकंड के उनको एक समूह में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें बच्चों को एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए तथा एक दूसरे का सहयोग देते हुए विषय को समझने का अवसर मिलता है, ठीक है। शिक्षक एक समूह को कार्य देकर दूसरे समूह के साथ कार्य करता है, ठीक है। पहले शिक्षक जो है फर्स्ट क्लास के बच्चों को कार्य दे देगा, उसके बाद जो है सेकंड क्लास के बच्चों को कार्य देगा, ऐसी जो है सभी बच्चों को वो कार्य देता है, उनको किसमें, ग्रुप में बैठा के देता है, ठीक है, लेकिन एक साथ ही पढ़ाता है। इसी को क्या कहेंगे, बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं, सही है। समझ गए होंगे आप बहुकक्षा शिक्षण क्या है। आपको क्वेश्चन आता है तो आप करके आएंगे ना, तो आया हुआ भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है। 16 में भी आया है, 18 में भी, 17 में भी और 22-23 में भी आया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। भले ही आपको अति में आए या लघु में आए, लेकिन आएगा जरूर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अब इसकी आवश्यकता जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसी को बहुश्रेणी शिक्षण भी कभी कभी कह दिया जाता है। तो बहुश्रेणी शिक्षण या बहुकक्षा शिक्षण आज एक क्या है, अपरिहार्य आवश्यकता है। क्या है, अपरिहार्य आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या प्रति विद्यालय क्या है, 5, कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक हैं, ठीक है, से कम है, ठीक है। तो प्रति विद्यालय 5 से कम है, सही है। होना जो 5 चाहिए शिक्षकों की संख्या, लेकिन जो है एक ही
शिक्षक क्या है, एक ही शिक्षक है। फिर भी सरकार क्या कहती है, शिक्षक अनुपात बराबर है। तो इस तरीके से ये शिक्षक अनुपात बराबर है इनका, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बेवकूफ़ बना रही है। तो सेकंड इसमें देखते हैं, बहुश्रेणी शिक्षण में शिक्षक को भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन के साथ साथ कला और कार्य अनुभव का भी शिक्षण कराना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसमें जो है जैसे टीचर जो है एक ही क्लास को सभी सब्जेक्ट पढ़ाना हो जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट छोड़ दें तो हम दूसरा पढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सारे सब्जेक्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी बच्चों को सिखाने भी होते हैं। बहुत ही समझ ही सकते हैं कितना एक शिक्षक के लिए कितना मुश्किल कार्य होता है जब वो सभी बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाता होगा। थर्ड इसमें देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ ही सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और इसकी देखते हैं आवश्यकता क्या है। इसके बाद दिया है, इस शिक्षण में गीत, लोकगीत, नाटक, कविता, पाठ और अंत्याक्षरी आदि को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। ये क्रियाकलाप शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्या है, हम सभी कक्षाओं के बच्चों को क्या है सिखा सकते हैं, ठीक है। 6 देखते हैं। 5th पॉइंट इसमें है, बहुश्रेणी शिक्षण में मॉनिटर प्रणाली और प्रोजेक्ट प्रणाली का विशेष महत्व होता है। प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए बच्चों को समूह में बांट दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना प्रत्येक शिक्षण विधा हेतु आवश्यक होता है। समूह के द्वारा उनमें सहभागिता से कार्य करने की भावना क्या होती है, जागृत होती है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, ये 6 नंबर दिया है, यह एक दूसरे के अभ्यास कार्य को स्वयं हल करते हैं, साथ ही साथ उनकी त्रुटियों का सुधार भी करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से सक्रिय अधिगम की स्थिति प्राप्त होती है, साथ ही अनुशासन भी क्या रहता है, बना रहता है, तथा अध्यापक को ऐसा करने से अधिक समय मिल जाता है, सही है। जिसका वे अन्य भी उपयोग कर सकते हैं, अन्य कार्य में क्या है उपयोग कर सकते हैं, किसी और कक्षा को मतलब कि कार्य दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये इसका महत्व हो गया, सही है। तो आपको समझ में आएगा, इसकी आवश्यकता समझ में आई होगी अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे इसके बाद। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा बहुस्तरीय शिक्षण, ठीक है। जानेंगे बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो देखते ही ना जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और लाइक भी करते जाइए, ठीक है। और दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो देखेंगे क्या है बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ, ठीक है। तो मानसिक स्तरीय शिक्षण ही बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। क्या है, मानसिक स्तर शिक्षण ही बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है, सही है, समझ गए होंगे आप। और भी जानेंगे अच्छे से। एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके से व अलग अलग गति से सीखने वाले छात्र होते हैं। जब एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उनके स्तर के आधार पर समूह में बांटकर शिक्षण कार्य करता है तो वह बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में गणित विषय में तेज, मध्यम और धीमी गति के सीखने वाले बच्चे, उन्हें क्या है क्रमशः कठिन, मध्यम, सरल प्रश्न देना, हल कराना क्या कहलाएगा, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाएगा, ठीक है। ऐसी कक्षा में मान लीजिए कुछ बच्चों को क्या है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। और किसी को क्या है अभी जोड़ घटाना नहीं आ रहा है, और किसी को क्या है अभी सही से पता भी नहीं है कि किस तरीके से हम 1 2 3 ही लिखते हैं, सही है। तो उनको जो है टीचर जब उनको सही से एक साथ में उन्हें पढ़ाता है तो वही क्या होता है बहुस्तरीय शिक्षण होता है। क्या होता है, बहुस्तरीय शिक्षण होता है, सही है, समझ गए होंगे। और जानेंगे और एग्जाम्पल से जानेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। आगे देखेंगे मूल्यांकन के आधार पर बच्चों की उपलब्धि स्तर का निर्धारण ABCD ग्रेड, क्या है ABCD ग्रेड के करके पाठ्य वस्तु का शिक्षण बच्चों को मानसिक स्तर और उनके सीखने की दर के अनुसार कराना ही उपयुक्त होता है, ठीक है। तो
उनके मानसिक स्तर के अनुसार ही हमें क्या है, बहु स्तरीय शिक्षण कराना चाहिए। आगे दिया है विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योग्यता वृद्धि प्रकृति बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। सही है, समझ गए होंगे आप अच्छे से इसको भी। बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है और बहु कक्षा शिक्षण क्या होता है। ठीक है, बहु कक्षा शिक्षण जो वो होता है जिसमें एक ही टीचर होता है और बहुत सारी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठे होते हैं। बहुस्तरीय क्या होता है? बच्चों की मानसिक स्तर के अनुसार जो है उसको पढ़ाना। ठीक है, कि कोई मध्यम मध्यम किसी जो है तीव्र है, कोई मध्यम है, कोई जो है उसके अंदर उच्च क्वालिटी है, उच्च बुद्धि है। ठीक है, तो उसके अनुसार पढ़ाना क्या होता है? बहुस्तरीय होता है। सही है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, आगे इसकी देखेंगे इसकी विशेषता आवश्यकता जानेंगे क्या है। तो बच्चों की उपलब्धि स्तर का अलग होना क्या है? बच्चों की उपलब्धि स्तर होता है उसका अलग होना। बच्चों में सीखने की गति का अलग अलग होना। जैसे बच्चों की सीखने की गति भी अलग होती है और उपलब्धि स्तर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। किसमें? बहुस्तरीय शिक्षण में। एक चीज़ समझ गए होंगे कि बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, कि मतलब जो क्लास में क्या है, जो बच्चे तेज हैं, मध्यम है और धीमे हैं, उनको सिखाने के लिए हम इसकी आवश्यकता इसकी होती है। सही है, आगे चलते हैं। आगे इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे, वो पूछी जाती है कि बहुस्तरीय शिक्षण को संचालित करने वाले मानवीय समूह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मानवीय समूह, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। समूह, तो प्रथम समूह में क्या होते हैं? केवल शिक्षक आधारित समूह होता है। क्या होता है? केवल शिक्षक आधारित समूह होता है। केवल ठीक है, प्रथम समूह होता है केवल शिक्षक आधारित होता है और एक होता है द्वितीय समूह। तो द्वितीय समूह होता है कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ मॉनिटर आधारित समूह होता है। क्या होता है? समूह में कौन कौन होंगे? कुछ शिक्षक होंगे, प्लस कर दे रही हूँ, प्लस मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर आधारित समूह होगा। सही है, तो ये हमारा क्या होगा? ये वाला हमारा प्रथम समूह होगा, इसमें केवल शिक्षक होंगे। और द्वितीय समूह में कौन होगा? द्वितीय समूह में शिक्षक होंगे कुछ और कुछ मॉनिटर आधारित समूह होगा। आगे चलते हैं, और भी समूह होंगे। अगला होगा, ठीक है, तृतीय समूह में कौन कौन होगा? एक शिक्षक होगा और कुछ मॉनिटर आधारित समूह होगा। ठीक है, एक शिक्षक और कुछ मॉनिटर। आधारित समूह। ठीक है, तो ये तृतीय समूह में होंगे। आगे चलते हैं, और भी समूह होते हैं।
ये कौन से होते हैं? ये मानवीय समूह होते हैं। सही है। तो ये किसके लिए होते हैं? ये बहुस्तरीय शिक्षण के लिए समूह होते बनाए जाते हैं। तो अब हमारा चतुर्थ समूह होगा, चौथा समूह। चतुर्थ समूह में कौन कौन होगा? चतुर्थ समूह में होंगे केवल मॉनिटर होंगे। ठीक है, केवल मॉनिटर समूह होगा ये मॉनिटर समूह होगा। सही है। आगे चलते हैं, और भी समूह होंगे। ये केवल कितने समूह होंगे? 6 समूह होंगे। कितने समूह होंगे? 6 समूह होंगे। ठीक है। अगला समूह होगा पंचम समूह। कौन सा? इसमें कौन कौन होगा? इसमें आपके होंगे छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने के समूह होगा। ठीक है। छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं, यहाँ पर बच्चा क्या है? स्वयं सीखेगा। ठीक है। सीखने का समूह। सही है। तो ये हमारा पंचम समूह होगा। अब हम देखेंगे षष्ठम समूह। षष्ठम का मतलब 6th समूह क्या है? ये हम अगले पेज पे करते हैं क्योंकि लंबा है थोड़ा सा। षष्ठम समूह, इसमें क्या होगा? इसमें आपके होंगे समुदाय आधारित समूह होगा। क्या होगा? समुदाय आधारित समूह होगा। इसमें क्या होगा? शिक्षक समितियां होंगी और जो सेवा निमित्त नवीन समूह होंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें आप शिक्षा समितियां होंगी, ठीक है, या क्या होंगे? सेवा निवृत्त मानवीय समूह। ठीक है। तो इस तरीके से ये होंगे। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे ये कितने थे। ये मैंने आपको पहले बताया था। प्रथम समूह था। प्रथम समूह में केवल शिक्षक आधारित समूह होगा। द्वितीय समूह में क्या होगा? कुछ शिक्षक होंगे और मॉनिटर आधारित समूह होगा। ठीक है। आगे देखते हैं अगला समूह क्या था। इसके बाद था तृतीय समूह था। तृतीय समूह में एक शिक्षक होता है और कुछ मॉनिटर आधारित समूह होगा। और चतुर्थ समूह में होगा केवल मॉनिटर आधारित समूह होगा। इसमें केवल मॉनिटर ही होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं जो पंचम समूह था। तो पंचम समूह ये था छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने का समूह था ये। ठीक है। पंचम समूह में छात्र और छात्रा जो क्या थी स्वयं करके सीखते थे। ठीक है।
तो षष्ठम समूह था समुदाय आधारित समूह था। इसमें शिक्षा समितियां और सेवा निर्मित मानवीय समूह होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। संचालित जो मानवीय समूह होते हैं वो उनको भी बताइए, जो बहुकक्षा शिक्षण के लिए होते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हाँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा क्लासेस का क्या है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। क्या मिल जाए? क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें, ठीक है, और अपने अच्छे से नोट्स बना सकें और डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, सही है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो शिक्षण की नवीन उपागम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।